वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 12 को देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हम आज पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं वो हम पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें जो क्लॉज दिए हैं वो अलग अलग पॉइंट्स में बटे हुए हैं। दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स, और वो सिमिलर आर्टिकल्स को हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो दिस इज द चैप्टर 3 पार्ट 3। पार्ट 3 शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर के, दिस इज द बेसिकली बिगिनिंग। तो आर्टिकल 12 से लेकर के हमारा 35 के बीच में हमारा पार्ट 3 दिया हुआ है। और ये जो है जिसमें से पार्ट 3 के 12 और 13 आर्टिकल हैं जो स्पेशल अलग बात करते हैं, और 14 से बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट शुरू होता है। तो 12 क्या बात करता है? 12 बात करता है स्टेट के बारे में। क्यों ऐसा? स्टेट के बारे में जैसे आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच आर बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किस चीज के इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में के लिए जो बेसिक है, किसके लिए? उनके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। दीज आर द बेसिक राइट्स। वो मिलने ही चाहिए। तो कौन हमसे छीन नहीं सकता? हमसे छीन नहीं सकता है स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या होगा, स्टेट हम किसको कहेंगे, उसके बारे में ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12 कि व्हाट इज स्टेट। तो चलो देख लेते हैं हम कि स्टेट क्या होता है। आइए देखते हैं स्टेट के बारे में। अब स्टेट क्या है? अब यहाँ पर देखें आर्टिकल 12 के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इस पेज पे। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज स्टेट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट जो होता है, फर्स्ट उसका क्लॉज कहता है, आर्टिकल 12 क्लॉज 1 कहता है स्टेट इज व्हाट? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये स्टेट कहेंगे, ये सेंट्रल अथॉरिटी है लेजिस्लेटिव की, गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट में आते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये दोनों ही स्टेट है। ये तो देखने से ही क्लियर होता है कि ये क्या है। इसके पहले के लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा था। इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं और लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं। इसी के साथ ही साथ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। अब ईच स्टेट में लेजिस्लेचर क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब ये दोनों क्या है ये भी हमने डिटेल में पहले देखा है इसके बारे में। इसके पहले के लेक्चर के वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे ही उसमें क्लियर करे गए हैं। थर्ड क्लॉज क्या कहता है आर्टिकल 12 का? ये कहता है स्टेट में आते हैं ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज यानी जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर में जो भी लोकल अथॉरिटीज आती हैं उनको हम, और दूसरी जो अथॉरिटी है वो आएंगी उसे हम स्टेट कहेंगे। एंड वो फोर्थ क्लॉज क्या कहता है? ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो उसके अंदर में आती हैं, जो डायरेक्ट उसमें है, और जो उसके कंट्रोल में आती है। अब कंट्रोल का मतलब कैसे कंट्रोल करता है? फाइनेंशियल हेल्प दे करके अगर कंट्रोल कर रहा है, या उनको एडमिनिस्ट्रेशन में उसके वाया कंट्रोल कर रहा है। तो इन मेन जो इसमें समझने का है वो क्या है? आर्टिकल 3 और 4, 1 एंड 2 के क्लॉज हमने इसके पहले वीडियो में डिटेल देखे हैं। तो 3 एंड 4 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि स्टेट में कौन कौन से और आएंगे, लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं। तो आप इस पेज पर देखोगे कि इस पेज में क्लियर डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? तो सब सेक्शन 31 सेक्शन 3 क्या कहता है? जनरल क्लॉज 1897 कहता है लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी। देखते ही क्लियर होता है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। लीगली इंटाइटल्ड टू इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट within the control or management of a municipal और local fund। यानी म्युनिसिपल और लोकल फंड के थ्रू जो कंट्रोल की जा रही है उनके मैनेजमेंट में है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, बॉडी ऑफ कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमेटी है, इन सभी को हम लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में रखेंगे। फिर एंट्री 5 क्या कहता है? लिस्ट सेकेंड 7 शेड्यूल में कहता है कि लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, mining settlement authorities and other authorities for the purpose of local self-government or village administration. Village panchayat is also included within the meaning of the term local authority.
यानी कि सभी बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उसमें आ गए हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटी, यानी जो भी लोकल अथॉरिटी, लोकल लेवल पे जो भी ये सारे बोर्ड वर्क करते हैं, ये सब भी आते हैं स्टेट की कैटेगरी में। और इसके साथ ही विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी जो देखते हैं, और विलेज पंचायत को भी इवन इसी की कैटेगरी में रखा गया है। तो क्लॉज 3 की जो भी डेफिनेशन है, इसको देख करके यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आते हैं। अदर अथॉरिटी में कई कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए समय समय पर उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको क्लियर किया है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम कि वो है क्या। अब अदर अथॉरिटी, अब इसमें कुछ केसेस के थ्रू, मैंने पहले भी बताया कि कुछ केसेस ही हम जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टूडेंट करते हैं उनके लिए ये केसेस बहुत ज़्यादा याद करने या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको क्या करना है कि ये समझाने के सीक्वेंस में, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने केस के डिस्कशन किए हैं। जो केस इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको पहले ही बता देंगे कि इन केस को याद रखिएगा, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जैसे 4 केसेस दे दिए गए, इसमें से कौन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ पूछे गए हैं, वही आपको ध्यान रखने हैं, वो हमने समय समय बताया है, आपको आगे बताएंगे भी। अब अदर अथॉरिटीज के लिए जैसे इसमें फर्स्ट केस जो है दे रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। Other authorities could only indicates other authority of like nature, that is adjacent generis। अब adjacent generis के बेस पर यहाँ पर जो कोर्ट ने डिसीजन लिया था। adjacent generis का अगर हम मीनिंग समझेंगे, दिस इज बेसिकली द सेम काइंड। अब यहाँ पर जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सब कहेंगे। कोर्ट का कहना था कि इसमें काफी सिमिलैरिटी है, तो 4th नंबर पे जो भी चीजें रखी जाएंगी उसी से सिमिलर चीजों को रखा जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि उसका एक सोवरेन फंक्शन होना चाहिए। जुडिशरी के जैसे अपना एक सोवरेन फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग है, लेजिस्लेचर का अलग है। तो उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है क्या उसे भी स्टेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसमें इसको नकार दिया गया क्योंकि वो उसमें नहीं आता और न ही इसका कोई अपना एक अलग सोवरेन फंक्शन है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस हमने यहाँ इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इस फैसले को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, restriction को। और interpretation of expression, there is no common genus running through these named bodies, nor can these bodies so place in one single category on any rational basis। अब इन जो भी चीजें दिख रही हैं, इसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे हम कहें कि दिस इज द सेम काइंड। कोई रैशनल बेसिस पे हम उसे सिंगल कैटेगरी में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से इसका फंक्शन जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेशन का अलग है, उसका अलग है, तो उसे नहीं कहेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि उसका कोई सोवरेन फंक्शन ही हो। जो भी अथॉरिटीज गवर्नमेंट के थ्रू अगर दी गई हैं या उन्हें फाइनेंशियली हेल्प है, तो हम उसको रखा जाएगा स्टेट की कैटेगरी में। अब ये थर्ड केस जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज वुड इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज, यहाँ पर सभी अथॉरिटीज को उसमें इंक्लूड कर लिया, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट on whom power are conferred by law. It was not necessary that the statutory authority should be engaged in performing government or sovereign function। ऐसी कोई जरूरत नहीं, यानी उसको और यहाँ पर क्लियरेंस दिया इस केस ने कि सोवरेन अथॉरिटी उसकी हो और वो गवर्नमेंट फंक्शन ही करती हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई हो, किसी स्टैट्यूट से क्रिएट की गई हो, अगर वो ऐसा काम करती है तो उसको हम स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर एक केस है, जैसे सुखदेव सिंह वर्सेस वी भगतराम। अभी इस केस में मेजॉरिटी है स्टेटेड दैट 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज, LIC, ONGC, FCI, इनको क्या हम स्टेट मानेंगे। तो इसमें कहा गया कि हाँ, क्यों, क्योंकि ये सब जो है स्टेट में आएंगे आर्टिकल 12 के तहत, क्योंकि ये भी एक तरह से गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होती हैं और इसके सारे भी फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, इसीलिए इसको भी हम स्टेट की कैटेगरी में ही रखेंगे। द स्टेट बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कुड अंडरटेक ट्रेड और बिजनेस एज इनवेज अंडर आर्टिकल 298 थ्रू एन एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटली और ज्यूरस पर्सन। तो इसमें क्लियर कर दिया, क्योंकि स्टेट जो है अपने अलग अलग जो भी कार्य है, अपने डिफरेंट वर्क जो है, वो कई बिजनेसेस जो है वो अलग अलग
इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या जूरिस पर्सन के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू आर्टिकल 298 के थ्रू क्लियर करता है कि ऐसा करता है। तो इसीलिए इस जो भी ऐसे कार्य होंगे, जो भी ऐसे फंक्शंस होंगे, उनको हम स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पर एक केस है जो थोड़ा सा और इसको क्लियर करता है, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में क्या है कि जज भगवती डिस्कस इन डिटेल वेरियस फैक्टर्स रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे फैक्टर्स दिए और वो फैक्टर्स के बेस पे उन्होंने क्लियर करा कि भाई इसमें से कौन कौन जो है स्टेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। इसको और क्लियर कर दिया अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में। इसमें बाकायदा कोर्ट ने क्या किया कि डिटरमिनेंट दे दिए, कुछ ऐसे बेसिस दिए जिस बेस पे ये डिफाइन करा जा सकता है कि ये स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे उन्होंने फर्स्ट जो डिटरमिनेंट दिया वो था एंटायर एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी ऐसा अथॉरिटी है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है या इसका एंटायर एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो उसे हम गवर्नमेंट कैरेक्टर मानेंगे और उसे हम स्टेट कंसीडर करेंगे। अब इसके साथ ही देखेंगे सेकंड क्या दिया। सेकंड दिया कि वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कंफर्म और स्टेट प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन है जो मोनोपोली स्टेटस है, यानी वो खुद ही सारे काम करता है, तो अगर उसे मोनोपोली कंफर्म करता है, सोवरीन फंक्शन है, तो हम उसको स्टेट ही कंसीडर करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड pervasive state control may afford an indication of that corporation is a state agency or instrumentally। अगर उसमें वाइड कंट्रोल जो है वो स्टेट का है या गवर्नमेंट के थ्रू है, तो उसको भी हम स्टेट के ही कंसीडर करेंगे। इफ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट functions, it would be relevant factor in classifying a corporation as an instrumentally or agency of government। अगर कोई भी ऐसा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंट के किसी फंक्शन को करती है कोई कॉर्पोरेशन और वो गवर्नमेंट के फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है, तो उसको भी हम क्लासिफाई जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पे ही करेंगे। If a department of the government is transferred to corporation, it would be a strong factor supporting the inference of the corporation being an instrumentality of agency of government। अगर कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जैसे एक अलग कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसको भी हम कोई गवर्नमेंट एजेंसी ही कंसीडर करेंगे। तो ये 5 बेसिस दिए एंड वो 6 में उन्होंने क्लियर किया कि when the financial assistance of the state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of corporation being impregnated with government character। अगर कोई भी ऐसी है और उस कॉर्पोरेशन का पूरा एक्सपेंडिचर ही स्टेट ही कर लेता है, वो इतना एक्सपेंस करता है कि ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंडिचर जो है स्टेट के अंदर में ही आ जाता है, तो उसको भी हम स्टेट कंसीडर करेंगे। तो ये 6 जो डिफरेंट उन्होंने बेसिस दे दिए, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर ये फीचर्स ये कैरेक्टर किसी भी कॉर्पोरेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर है, तो वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे जुडिशरी। ये एक कंट्रोवर्शियल है कि अगर मान लीजिए जुडिशरी कोई फंक्शन करती है या जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर देती है या आपने कोई केस किया है और आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी फैसला देती है, तो क्या आप फिर उसी के अगेंस्ट केस कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो उसको, क्या उसे स्टेट माना जाएगा? तो इसको क्लियर किया रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल दैट नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेड टू वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट and that it is a settled position of law that superior court of justice did not fall within the ambit of state or the other authorities under article 12।
यदि कोर्ट के अंदर कोई केस है या किसी मामले की वो हियरिंग कर रही है या कोई अपना जुडिशियल फंक्शन जब वो करती है, तो उसमें किसी भी उसे स्टेट उसे नहीं माना जाएगा, तब वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं होगी। हियरिंग में या फिर जुडिशियल फंक्शन के समय उसे स्टेट कंसीडर नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है और उससे सिमिलर फंक्शन करती है, मान लो कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इंडिया के अंदर आने वाले सारे ही जितने भी कोर्ट हैं वो आते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन देखने से रिलेटेड मैटर है, या हाई कोर्ट के अंदर उसके टेरिटरी में आने वाले सारे ही कोर्ट आते हैं उससे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है, कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसे हम स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। यानी अगर वो तब कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट मामला है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो जुडिशियल फंक्शन कर रही है तो बिल्कुल भी आप उसे स्टेट के कंसीडर में नहीं लोगे। तो इससे वो क्लियर होता है। तो स्टेट क्या है इसमें क्लियर करा गया, इसमें बताया गया। और क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड स्टेट है वो बार बार हमारे सारे ही फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में ये वर्ड यूज होगा। इसीलिए स्टेट क्या है हम कह नहीं सकते कि ये कोई कॉन्क्रीट थिंग है, ये हम देख रहे हैं कि ये स्टेट है या कोई ये इंसान है या ये स्टेट है, तो उसके लिए इस वर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी था और ऐसा आर्टिकल 12 में किया गया। तो ये जो है, थैंक्स आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। आर्टिकल 12 इसमें डिफाइन करा गया। तो रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9833374933 में। royalias.com पे विजिट कर सकते हैं, हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। royalias1@gmail.com पे आप किसी भी इंक्वायरी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।